हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक बे ऑन साइंस। फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं भारती भवन का बुक, जिसमें कि ये जीव विज्ञान का बुक है फ्रेंड्स। और जीव विज्ञान का बुक का सारा क्वेश्चन जो है सॉल्विंग पेपर है। और फ्रेंड्स, इसमें हम लोग 2 चैप्टर डिस्कशन कर चुके हैं फ्रेंड्स। आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है परिवहन। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर दिया हुआ है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हम लोग सबसे पहले उत्तर देखेंगे, उसके बाद जितने भी तरह के प्रश्न दिए हुए हैं सभी का उत्तर देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दिया हुआ है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधा में स्थानांतरण होता है तो फ्रेंड्स इसमें जाइलम नलिकाओं के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है, पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सुक्रोज के माध्यम से होता है। आगे है फ्रेंड्स, देखिए, फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे में किस दिशा में होता है तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों ओर होता है, क्योंकि खाद्य पदार्थों का जो ज़रूरत है सभी को होता है फ्रेंड्स। तो देखिए, तना भी वृद्धि करेगा, जड़ भी वृद्धि करेगा। तो फ्लोएम जो होता है सभी पौधे का जितना पार्ट होता है सभी जगह होता है, क्योंकि सभी अंग को भोजन मतलब कि खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो ऊपर भी होगा, पौधा ऊपर की ओर भी वृद्धि करता है और पौधा जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर भी वृद्धि करता है, यानी कि नीचे की ओर जड़ भी वृद्धि करता है। तो नीचे और ऊपर दोनों हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा जाइलम। आगे दिया हुआ है, रक्त इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है तो हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। आगे दिया हुआ है, शुद्ध ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है तो फ्रेंड्स ये जो है धमनियाँ कहलाती है। आगे दिया हुआ है, हृदय के बेस्मों का शिथिलन कहलाता है तो फ्रेंड्स ये जो है डायस्टोल कहलाता है। आगे दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जिसमें पहला दिया हुआ है, जाइलम में पाए जाने वाली रिक्त स्थान में होगा फ्रेंड्स वाहिकाएं और वाहनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों में स्थानांतरण में सहायक होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, चलानी नलिकाओं के जीव द्रव के बीच छिद्रों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। यहाँ छिद्र भरा जाएगा, छिद्रों। नेक्स्ट है, मृदा से जल का अवशोषण मूल रोम के द्वारा होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पौधे में जल लगातार अवशोषण बाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, मूल दाब और बाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है। आगे दिया हुआ है, दायां और बायां निलय एक दूसरे से अंतरा निलय भित्ति होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, महाधमनी एवं उनकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, धमनी या शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऊतक कोशिकाओं के बीच WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स सहित रक्त प्लाज्मा को लसिका कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न, तो इसका हम लोग उत्तर देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए, दिया हुआ है, जीवों के शरीर में पौधे के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं तो इसको फ्रेंड्स परिवहन तंत्र कहते हैं। आगे दिया हुआ है, संवहन ऊतक किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा, जटिल बहुकोशिकीय पौधे में जल एवं खाद्य पदार्थों के संवहन हेतु एक विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिसे संवहन ऊतक कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, चलानी नलिकाएं किसे कहते हैं, यह कहाँ पाई जाती है तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा फ्लोएम ऊतक में। आगे दिया हुआ है, बाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा
पौधे के वायवीय भागों जल का पौधे के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, स्थानांतरण किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स, पौधे में खाद्य पदार्थों के जलीय भाग एक भाग से दूसरे भाग में जाने की क्रिया को स्थानांतरण कहते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स, सुक्रोज के रूप में होता है। आगे दिया हुआ है, खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है? तो आयन के रूप में होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा पौधे के प्रत्येक भाग में उसके पोषण और विकास के लिए स्थानांतरण जरूरी है। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त के प्रमुख 2 अवयव हैं। पहला ठोस भाग होता है जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, पट्टिकाणु, और तरल भाग जो होता है फ्रेंड्स रक्त प्लाज्मा। आगे दिया हुआ है, रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयवों के नाम लिखे। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त या रुधिर, हृदय और रक्त वाहिनियाँ। आगे दिया हुआ है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है फ्रेंड्स संयोजी ऊतक है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण शरीर में कहाँ होता है? तो लाल रक्त प्लाज्मा में होता है। आगे दिया हुआ है, मनुष्य में लाल और श्वेत रक्त कोशिकाओं में कौन दूसरे की अपेक्षा बहुत कम होती है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। आगे दिया हुआ है, लाल रक्त जो है लाल क्यों दिखाई देता है? तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट दिया हुआ है, मनुष्य के हृदय में 4 कौन कौन से बेस्म होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा दाया अलिंद, बाया अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, शरीर के सभी भागों से शुद्ध रक्त को हृदय के दाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 अग्र महाशिराएं तथा 1 पश्च महाशिराएं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, हृदय के बाएं अलिंद निलय छिद्र पर स्थित कपाट का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा द्विदली कपाट। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, फेफड़े के शुद्ध रक्त को बाएं अलिंद में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ का नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। आगे दिया हुआ है, हृदय के वेश्मों का संकुचन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिस्टोल। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स, शरीर की ऐसी धमनी का नाम लिखें जिसमें भी ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस धमनी। आगे दिया हुआ है, शरीर की ऐसी शिरा का नाम लिखें जिसमें ऑक्सीजन जनित रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस शिरा। आगे दिया हुआ है, विभिन्न शिरिकाएँ आपस में जुड़कर किस रक्तवाहिनी का निर्माण करती है? तो शिरा रक्तवाहिनी का निर्माण करती है। आगे दिया हुआ है, एक ऐसे कोशिकीय पौधे का नाम बताएं जिसमें परिवहन विसरण के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा क्लेमाइडोमोनास या युगलिना। आगे दिया हुआ है, पौधे में जल तथा खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण करने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? तो वाहिकाएं कहते हैं। आगे दिया हुआ है, जल संवहन ऊतक में पाए जाने वाली लंबी तथा बेलनाकार नलिकाएं क्या कहलाती है? तो वाहिकाएं कहलाती है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, जाइलम तथा फ्लोएम में किसकी कोशिकाएं मृत होती है? तो जाइलम की कोशिकाएं जो है मृत होती है। आगे दिया हुआ है, जाइलम तथा फ्लोएम में कौन सा संवहन ऊतक खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है? तो फ्रेंड्स, फ्लोएम का जो काम है खाद्य पदार्थों का संवहन करना, और जाइलम का काम है कच्चे खाद्य पदार्थ को खींचना या संवहन करना। आगे है फ्रेंड्स, देखिए, पौधे में जल, खनिज, लवण और खाद्य पदार्थों का पौधे के शीर्ष भागों तक पहुंचाने वाली क्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो क्रिया है फ्रेंड्स स्थानांतरण कहलाती है। आगे दिया हुआ है, रक्त या रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त या रुधिर जो है फ्रेंड्स तरल संयोजी ऊतक है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, दायां और बायां अलिंद एक दूसरे से किस रचना के द्वारा अलग होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेप्टम या अंतरा अलिंद भित्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिरा का नाम बताएं जिसमें शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त का प्रवाह होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फुफ्फुस सिरा। आगे दिया हुआ है, वैसा रक्त प्लाज्मा जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं नहीं पाई जाती है क्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये कोशिकाएं WBC यानी कि वाइट ब्लड कार्बोसेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं कहलाती हैं। आगे दिया हुआ है, रक्त का संचार ज़्यादा दाब से किसमें होता है। तो फ्रेंड्स धमनी या सिरा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा धमनी में। आगे दिया हुआ है, रक्तचाप रक्त की किस उपकरण से की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त दाबमापी या स्फिग्मोमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है फ्रेंड्स लघु उत्तरीय प्रश्न। आइए इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयोगी पदार्थ का उनके मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना और अनुपयोगी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पौधे में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे में एक कोशिका से दूसरे कोशिका में प्रसारण दाब अधिकता से अंतः त्वचा की मार्ग कोशिका से होते हुए जाइलम वाहिकाओं द्वारा जल का स्थानांतरण होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी पौधे मृदा का जल का अवशोषण मुख्यतः रोमों के द्वारा करते हैं। कोशिका में कोशिका रस का प्रसारण दाब, देखिए फ्रेंड्स दिया हुआ है यहाँ, कोशिकाओं में कोशिका रस का प्रसारण जो है दाब भूमि जल के दाब से अधिक होता है, जिसके कारण जल विसरण द्वारा मूल रोम की कोशिकाओं में प्रवेश करता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा पौधे के लिए निम्नलिखित महत्व है। पहला है, पौधे मूल रोम से चोटी तक लगातार जल धारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया से पहुंचता है। आगे दिया हुआ है, खनिज लवणों के अवशोषण एवं परिवहन में सहायक है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा पौधे में तापक्रम संतुलन बना रहता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन 5 है, एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे में खनिज लवणों के लिए तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं, जो जड़ से पौधे में ऊपरी भागों की ओर एक दिशीय पथ में गमन करता है, जबकि खाद्य स्थानांतरण के लिए एक तंत्र होता है जो पत्तियों से नीचे की ओर दोनों पथों में गमन करता है, जिसे द्विदिशीय, और ऊपर की ओर दोनों पथों में गमन करते हैं जिसे द्विदिशीय स्थानांतरण कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक हैं कैसे। तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त लाल दिखाई देता है। हीमोग्लोबिन के अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधकर चलने की क्षमता होती है, इसीलिए विलक्षण गुणों के कारण लाल कोशिकाओं को ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह रंगीन होता है, परंतु लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण लाल दिखाई पड़ता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त पट्टिकाणु रक्त की थक्का बनाने में सहायक है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा धमनी और शिरा में निम्नलिखित अंतर है। इसमें फ्रेंड्स देखिए, धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से
शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। और जो शिरा है फ्रेंड्स, शुद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से हृदय की ओर ले जाती है। तो इस तरह से धमनी और शिरा में अंतर है। दूसरा है फ्रेंड्स, देखिए, धमनी की भित्ति मोटी होती है, शिरा की भित्ति पतली होती है। धमनी के अंदर सकड़ी गुहा होती है और शिरा के अंदर चौड़ी गुहा होती है। चौथा है, धमनी में रुधिर तेजी से प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में रुधिर धीमी गति से प्रवाहित होता है। धमनी कपाटहीन होता है और शिरा में कपाट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रक्त के द्विगुण परिवहन का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, शरीर में रक्त परिवहन का एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरती है। इस प्रकार रक्त के परिवहन से द्विगुण परिवहन कहते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसका उत्तर हो जाएगा पहला, जाइलम और फ्लोएम के 2 मुख्य भेद को लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जाइलम और फ्लोएम में निम्नलिखित अंतर है, जिसमें पहला है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। देखिए फ्रेंड, जाइलम की वाहिनियों में जल तथा खनिज लवण का प्रयोग होता है। दूसरा है फ्लोएम के वाहिनियों में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, इनमें परिवहन करने वाला कच्चा पदार्थ होता है और इनमें परिवहन करने वाला उत्पादित पदार्थ होता है। नेक्स्ट है, यह पादप शरीर में ऊतकों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य करता है, जबकि यह पादप शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचकर तुरंत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, जाइलम पदार्थ को नीचे से ऊपर की ओर सभी भागों में पहुंचाता है। इसमें खाद्य पदार्थों का ऊपर से नीचे दोनों तरफ परिवहन होता है। इसके उपस्थित पदार्थ संचित होते हैं और इसका निर्माण नहीं होता है, जबकि फ्लोएम में उपस्थित पदार्थ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, देखिए, लंबे वृक्षों में पूरी ऊंचाई तक जल कैसे चढ़ता है, समझाएं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, लंबे वृक्षों में जल का परिवहन पराशरण दाब तथा बाष्पोत्सर्जन क्रिया पर निर्भर होता है। अर्थात वृक्ष में जल के परिवहन के लिए तंत्र होता है, जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। परिवहन तंत्र में ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होता है, जो जाइलम एवं फ्लोएम कहलाता है। यह जड़ से होकर तना होते हुए फैले हुए होते हैं। पौधे में जाइलम ऊतक द्वारा जड़ों से धागों जैसी बारीक रचनाओं की बहुत बड़ी संख्या होती है, जिसे मूल रोम कहते हैं। यह मूल रोम मिट्टी में उपस्थित पानी से संबंध रखती है तथा जाइलम ऊतक द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। यही क्रिया निरंतर चलती रहती है तथा लंबे वृक्षों में जल आसानी से चढ़ जाता है। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, पौधे में खाद्य पदार्थों के परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है, सचित्र वर्णन करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चित्र भी दिया हुआ है और वर्णन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उत्तर हो जाएगा, पौधे में एक दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों का जलीय घोल के आने जाने की क्रिया को खाद्य पदार्थों का परिवहन या स्थानांतरण कहलाता है। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण हमेशा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भाग की ओर होता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चित्र को हम लोग देख लेते हैं। खाद्य पदार्थों का उच्च सांद्रण, ये चलानी नलिका है, चलानी पट्टी है। खाद्य पदार्थों का निम्न सांद्रण है और ये सखी कोशिका है, ये अधोमुखी है।